नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की वेबसाइट ड्राफ्टमैन सिविल की सैद्धांतिक पाठचर्या में अंकित छत या रूफ्स के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इसमें आपको छत की परिभाषा, छत के महत्वपूर्ण भाग और छत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ना होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो छत के टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर छत की परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी इमारत के जो सबसे ऊपरी आवरण होता है, जो हमको बारिश, बर्फ, सूरज और हवा से बचाने का कार्य करती है, वही छत कहलाती है। ये छत आपकी टीन की भी हो सकती है, सीमेंट की भी हो सकती है। ये छत आपकी खपड़ेल की भी बनाई जा सकती है, लकड़ी की भी बनाई जा सकती है। तो कुल मिला के हमको यही समझना होता है कि जो इमारत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो संरचनात्मक सदस्यों पर टिका होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया बच्चों, संरचनात्मक सदस्य क्या होता है। तो संरचनात्मक सदस्यों में अपना बीम, कॉलम और दीवार आती हैं, जिन पर छत टिकी होती है। तो छत की परिभाषा बहुत ही आसान है, इसको आप आसान भाषा में भी लिख सकते हैं कि जो सबसे ऊपरी आवरण होता है, जो हमको बारिश, बर्फ, सूरज, हवा से बचाने का कार्य करती है और संरचनात्मक सदस्यों पर टिकी हुई होती है, ये हमारी छत कहलाती है। अब छत में जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे, जो बोलचाल की भाषा में अक्सर यूज किए जाते हैं। ये हमको कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पर भी करना होगा, वहाँ पर भी मिस्त्री, लेबर वगैरह बोलते हैं, जिससे हमको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहला भाग आता है पार्ट, इसको इंग्लिश में स्पैन भी बोलते हैं। तो पार्ट क्या होता है, तो आप पार्ट को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये प्लान है अपना किसी इमारत का। ये एक लंबी दीवार है और ये छोटी दीवार है। तो जो दीवार से दीवार के बीच की जो दूरी होती है, यही अपना पार्ट कहलाती है। और ये छोटी दीवार और छोटी दीवार के जो बीच की सबसे लंबी दूरी होती है, ये भी अपनी पार्ट कहलाती है। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिज, पुल, तो नदी के दो किनारों के बीच पर हमको पुल बनाना होता है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, ये भी पार्ट कहलाती है, इसको स्पैन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पार्ट क्या होता है। तो दीवार के आंतरिक सतह के बीच की क्षैतिज दूरी ही हम लोगों की पार्ट कहलाती है। इसके बाद एक शब्द आता है उठान। तो उठान होता है रिज के शीर्ष तथा वॉल प्लेट के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। अब रिज और वॉल प्लेट एक नया शब्द आया है, इसको समझते हैं हम लोग डायग्राम से। तो डायग्राम में हम लोग जब नीचे बढ़ेंगे तो देखेंगे, ये हम लोगों का डायग्राम है। जो सबसे ऊपरी हिस्सा आप जो देख रहे होंगे ना, वायलेट कलर का, ये हम लोगों का रिज लाइन कहलाती है। उठा हुआ हिस्सा ही रिज कहलाता है। और जो सबसे नीचे हिस्सा जो होता है, ये हम लोगों का सीलिंग होती है, सीलिंग जॉइस्ट बोलते हैं, इसे टाई बीम भी बोलते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे ये सब नए शब्दों को। तो टाई बीम से रिज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को ही हम लोग उठान कहते हैं। ठीक है, तो उठान के बाद हम लोगों का नया शब्द आता है रिज। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिज सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, तो इसमें आप परिभाषा पढ़ सकते हैं, किसी ढालू छत की शिखर रेखा रिज कहलाती है। तो अभी जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था, वो ढालदार था। देखिए जैसे ये एक इस तरफ ढाल गया, एक उस तरफ ढाल गया, तो जो बीच की हिस्सा होती है, यही रिज कहलाती है। ठीक है, तो राफ्टर, इसके बाद शब्द आता है राफ्टर। तो रिज से ईव्स तक के मेंबर को राफ्टर कहते हैं। तो रिज तो हम लोग जान ही गए हैं, अब राफ्टर समझते हैं। राफ्टर क्या होता है, तो राफ्टर होता है ये आपको ब्राउन कलर का जो ये संरचना दिख रही है, ये राफ्टर कहलाती है। इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना होती है, ये हम लोगों की राफ्टर कहलाती है। इसे कॉमन राफ्टर भी कहते हैं। और ये नीचे येलो कलर की दिख रही है, इसे प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं, मतलब मुख्य राफ्टर। तो मुख्य राफ्टर के ऊपर ही कॉमन राफ्टर होता है। और बीच में ये ब्लू कलर का ये दिख रहा होगा, यहाँ से ये देखो लाइन, ये हम लोगों का प्रोस्पेक्टिव व्यू है, और ये हम लोगों का सामने से व्यू है, एलिवेशन जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया राफ्टर हो गया आपका, और ये हो गया पर्लिन हो गया। तो राफ्टर और पर्लिन आप समझ चुके होंगे, अभी आगे आपको पर्लिन भी पढ़ना होगा। तो कॉमन राफ्टर और एक जैक राफ्टर। कॉमन राफ्टर तो हम बता ही चुके हैं आपको, जो आपको छत ढकने में जो ऊपरी सपोर्ट करता है। और जो येलो कलर का हम लोगों ने देखा था, वो हो गया प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है,
तो जैक राफ्टर क्या होता है, ये आर्म राफ्टर की तुलना में कम आकार के होते हैं। तो कम आकार के होते हैं, ये किस जगह पे होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे ये मोड़ होती है, यहाँ पर ये वैली है, ये धसी हुई हिस्से को हम वैली बोलते हैं। ये तो ये वैली होती है, तो वैली पे हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का राफ्टर जाएगा, तो ये छोटा राफ्टर हो गया, तो इसे जैक राफ्टर कहते हैं। तो जैक राफ्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे हिप राफ्टर। तो हिप राफ्टर क्या होता है, ये दो ढलानों के जंक्शन पर प्रदान किए जाते हैं। अब दो ढलान का जंक्शन कैसा, अब देखिए जैसे ये है, ये दो ढलान है, एक ये लाइन गई हुई है जो रिज होती है, उस तरफ का हिस्सा, एक इस तरफ इसका हिस्सा, ये हिप होता है। तो इसी पे जो राफ्टर यूज किया जाए वो हिप राफ्टर कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना होगा, जैसे हिप हो गया, वैली हो गई, राफ्टर हो गया, रिज हो गया, उठान हो गया, पार्ट हो गया, जो हमेशा यूज किए जाते हैं। अब बैटन, ये लकड़ी का तख्ता होता है जिससे छत ढका जाता है, ये तो सिंपल तरीके से आप समझ ही सकते हैं। क्लीट, पर्लिन को फिसलने से रोकने के लिए लकड़ी के ब्लॉक को क्लीट कहते हैं। ये क्लीट एंगल होता है, एक एंगल नुमा होता है, जैसे ट्रायंगल टाइप का बनाया जाता है। ये ठोस का होता है, ऐसा एंगल त्रिभुजाकार का, ये हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है छत पे, जिससे हम लोगों का राफ्टर या पर्लिन फिसले ना। देखिए जैसे आप समझ सकते हैं इस डायग्राम में, ये छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये पर्लिन क्लीट जिसमें जहाँ पर लिखा हुआ है, ये पर्लिन प्रोवाइड किया जाता है, तो उस पर ये फिसलने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं पर्लिन क्या होता है। वह मेंबर जो साधारण राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए छत की लंबाई के समांतर होता है। जैसे छत की लंबाई है, इसके समांतर ऐसे ऐसे लाइन बनी होंगी, जो पर्लिन कहलाएगा। जैसे इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइन समांतर गई हुई लंबाई के, यही पर्लिन होता है। और इसमें अगर हम लोग एलिवेशन देखेंगे, तो एलिवेशन में देखिए ये सामने से दिखेगा, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये पर्लिन होता है। तो आप लोगों को आसान हो इसलिए हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं साथ साथ। और ईव्स बोर्ड, ढालू छत का निचला क्षैतिज किनारा ईव्स कहलाता है, इसमें जुड़ा हुआ बोर्ड ईव बोर्ड कहलाता है। तो ईव बोर्ड जो होता है ढालू का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जैसे निचला हिस्सा ये हो गया आपका, ये निचला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाता है, इसी को ईव्स बोर्ड कहते हैं। और ये सबसे निचले हिस्से को हम लोग ईव्स बोलते हैं। ये इसमें समझ सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे देखिए, ये सबसे निचला हिस्सा है, ईव्स है, ये ईव्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वैली। जब दो ढलान एक साथ मिलते हैं तो एक आंतरिक कोण बनता है, उसे ही वैली कहते हैं। जो सबसे पहले आप इसमें समझ सकते हैं, वैली हमने आपको दिखाया भी था, ये देखिए, जब दो ढलान आपस में मिलते हैं, ये धसा हुआ जो हिस्सा होता है ये वैली कहलाता है। जो उठा हुआ हिस्सा था वो हम उसको क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं। ये आप अंतर हमेशा के लिए ध्यान रखें। वॉल प्लेट, दीवार पर साधारण राफ्टर फिक्स करने के लिए दीवार की ऊपरी सतह पर जो लकड़ी या बल्ली का पाटा लगाया जाता है उसे वॉल प्लेट कहते हैं। अब इसको डायग्राम में देखते हैं, वॉल प्लेट देखिए जैसे ये दिखा हुआ है, तो ये राफ्टर और दीवार के बीच में जो जंक्शन होता है, यहाँ पर राफ्टर को रखने के लिए या राफ्टर को टिकाने के लिए जो एक प्लेट रखी जाती है उसे वॉल प्लेट कहते हैं। ये आपकी लकड़ी की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, और पत्थर की भी हो सकती है, इसे वॉल प्लेट कहते हैं। अब नेक्स्ट अपना भाग है बार्ज बोर्ड। तो बार्ज बोर्ड को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये ये जो आपको तिकोना दिख रहा होगा, ये सबसे एंड पे, ये तिकोना ही आपका बार्ज कहलाता है। जो जो त्रिभुजाकार हिस्सा होता है ये बार्ज कहलाता है, इसे गैबल भी बोलते हैं। तो ये हिस्से को जहाँ पे यहाँ पर जो बोर्ड फिक्स किया जाता है उसे बार्ज बोर्ड्स भी कहते हैं। तो छत के महत्वपूर्ण भाग पढ़ने के बाद अब हम लोगों को छत का वर्गीकरण पढ़ना होगा। छत का वर्गीकरण ढाल के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले स्लोपिंग रूफ, जिन्हें हम ढालदार छत भी कहते हैं। नंबर 2 फ्लैट रूफ, इन्हें हम समतल छत भी कहते हैं। नंबर 3 कर्व्ड रूफ, इन्हें हम वक्राकार छत भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों को स्लोपिंग रूफ के बारे में ही पढ़ना है। तो स्लोपिंग रूफ मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। लीन टू रूफ, जिन्हें पार्श्व ढालू छत कहते हैं। गैबल रूफ, जिन्हें त्रिअंकी छत कहते हैं। हिप रूफ, जिन्हें और गैम्ब्रल रूफ, मैंसर्ड रूफ, डेक रूफ, ये 6 प्रकार के होंगे। उसके बाद हमको सिंगल रूफ और डबल रूफ भी पढ़ना होगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लीन टू रूफ। तो लीन टू रूफ जिसे पार्श्व ढाल छत भी कहते हैं, चित्र के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि एक तरफ ढाल वाली छत को ही लीन टू रूफ कहते हैं, नाम से ही समझ में आ गया होगा।
एक तरफ ऊंचाई होती है, एक तरफ कम ऊंचाई होती है, जिससे ढाल बन जाती है। ये प्रायः बरामदे के लिए यूज होती है या फिर बाहर जो कमरा होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो लीन टू रूफ छत के बाद हम लोगों का आता है त्रिअंकी छत, इसे गैबल रूफ भी कहते हैं। तो गैबल रूफ, गैबल शब्द को हमने महत्वपूर्ण भागों में भी पढ़ लिया होगा। गैबल जहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे गैबल कहते हैं, और उस जगह पे जो बोर्ड फिक्स किया जाता है तो गैबल बोर्ड कहते हैं। आप पीछे देख सकते हैं। तो यह समान प्रकार की ढलान वाली छत होती है जो दो दिशाओं में ढलान करती है, मतलब एक इस तरफ दिशा होती है, एक उस तरफ है। तो दोनों ढलानें आपस में रिज पर मिलती हैं। तो रिज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जो उठा हुआ हिस्सा है उसे रिज कहते हैं। और ये अंत में एक ऊर्ध्वाधर त्रिभुज बनाती है। ये त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, इसीलिए इसे त्रिअंकी छत भी कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हिप छत या हिप रूफ। हिप रूफ चित्र के अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 4 प्रकार की ढलान होती हैं, जैसे एक इधर, 2 तीसरी पीछे और इस साइड में चौथी ढलान होगी। ये आपस में एक रिज से मिलती हैं। यही रिज हिप टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसे हिप छत भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी गैम्ब्रल रूफ, इसे गैम्ब्रल छत भी कहते हैं। अब गैम्ब्रल छत जो है आपकी अगर सही से देखें तो ये एक प्रकार की गैबल ही है। जो पीछे हम लोगों ने गैबल पढ़ा था, ये देखिए जो दो ढलानें होती हैं आपस में रिज में मिल रही है, इसमें भी 2 ढलानें हैं आपस में, ये रिज से मिल रही है। बट एक ढलान को आप ऐसे ब्रेक कर दिया गया, ऐसे उसी प्रकार जो दूसरी ढलान है उसको भी बीच में ब्रेक कर दिया गया है। इस ये तीसरी टाइप की ये अलग प्रकार की गैम्ब्रल रूफ बन जाएगी। और इसको आप पढ़ सकते हैं, ये छत गैबल छत की तरह होती है, लेकिन इसमें 2 दिशाओं में ढलान होती है, लेकिन प्रत्येक ढलान में एक ब्राम या ब्रेक होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग मैंसर्ड छत पे। मैंसर्ड छत या मैंसर्ड रूफ बोलते हैं। तो मैंसर्ड रूफ में स्लोप हिप रूफ की तरह ही होता है। देखो जैसे ये स्लोप है, ये इसमें हिप रूफ में क्या होता था, हिप रूफ में हम लोगों का 4 स्लोप होते थे, 1 2 3 4। ऐसे मैंसर्ड में भी 1 2 3 4 एक पीछे साइड में है, और ये बीच में रिज होता है जो हिप टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। बट इसमें सारे स्लोप जो होते हैं इसमें ब्रेक होता है। जैसे इसमें गैम्ब्रल में क्या है, सिर्फ 2 टाइप के, 2 तरफ जो स्लोप होता है वो ब्रेक हुए हैं। ऐसे ही मैंसर्ड छत में 4 टाइप के स्लोप होते हैं, वो आपस में ब्रेक होते हैं, इसलिए इसे मैंसर्ड छत कहते हैं। अगला पढ़ते हैं डेक। ये डेक छत। तो डेक छत आप सही से देख पा रहे होंगे कि ये एक हिसाब से मैंसर्ड छत का ही एक भाग है। बस इसमें क्या है कि जो ऊपर का ये हिप एरिया जो हुआ है, जो ब्रेक के ऊपर का पार्ट है, बस इसको हटा के फ्लैट कर दिया है, इसीलिए ये डेक टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है, इसीलिए इसे हम डेक छत भी कहते हैं। तो इस छत में ढाल एक हिप छत की तरह चारों दिशाओं में होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक डेक या समतल सतह का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आते हैं एकल छत, जिसे सिंगल रूफ भी बोलते हैं। तो एकल छत जिनमें एक ही राफ्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि रिज और ईव्स के सारे टिके होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था जो राफ्टर क्या होता है। राफ्टर रिज से ईव तक की जो संरचना होती है, जो एक संरचना प्रोवाइड की जाती है, उसे ही हम लोग राफ्टर कहते हैं। तो एकल छत कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पर पार्ट उसका स्पैन 5 मीटर हो, राफ्टर की लंबाई 2.5 मीटर तक होनी चाहिए। और एकल छत मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लीन टू रूफ, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो एकल छत का ही एक भाग होता है। और दूसरा है कपल रूफ, जिसे दुपाकी छत भी बोलते हैं। नंबर तीसरा कपल रूफ, इसे कपल क्लोज रूफ, इसे तानदार दुपाकी छत बोलते हैं। कपल क्लोज रूफ, इसे कॉलर बीम भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एकल छत। एकल छत जिनमें एक ही राफ्टर का प्रयोग किया जाता है, जो कि रिज से ईव के सारे टिके होते हैं। तो आपको पता ही है, पहले मैं बता ही चुका हूँ कि राफ्टर जो होता है रिज से ईव तक की संरचना होती है। इसके लिए इसमें एकल छत में 5 मीटर तक ही पार्ट होता है। इसका स्पैन जो होता है, दीवार से दीवार तक की लंबाई जो होती है वो 5 मीटर तक ही होती है, और राफ्टर जो है 2.5 मीटर तक का ही यूज किया जाता है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, पार्श्व ढालू छत या शेड छत, लीन टू रूफ, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो भी एक एकल छत का ही एक प्रकार है। तो दूसरा है क्या, दुपाकी छत, जैसे कपल रूफ बोलते हैं। तानदार दुपाकी छत, जैसे कपल क्लोज रूफ बोलते हैं। कॉलर बीम छत, ये भी एक इसका प्रकार होता है। तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है पार्श्व ढालू छत या शेड छत पढ़ना। तो पार्श्व ढालू छत जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर एक तरफ की ढाल होता है उसे पार्श्व ढालू छत ही कहते हैं। इसमें एक तरफ की दीवार ऊंची होती है, एक तरफ की दीवार कम ऊंची होती है।
तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे, डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कवरिंग इस्तेमाल किया गया है, फिर उसके नीचे बैटन है, फिर कॉमन राफ्टर है। अब कॉमन राफ्टर वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर रिज से ईव्स तक की जो संरचना होती है, लेकिन यहाँ पर रिज नहीं है, क्योंकि रिज वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर दो तरफ की ढाल होती है। यहाँ पे एक ही तरफ की ढाल है, इसलिए यहाँ इसी को रिज मान लेंगे, और ईव्स सबसे लास्ट का हिस्सा हो जाएगा। और वॉल प्लेट अभी बताया था आपको, जहाँ पर राफ्टर को टिकाया जाता है, ठीक है। वॉल प्लेट के ऊपर, सॉरी, वॉल प्लेट के नीचे कॉर्बल होता है, जो कि अपना पत्थर, लकड़ी या स्टील का भी हो सकता है। ये मेन वॉल हो जाएगी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी पार्ट की लंबाई, जो स्पैन होता है, वो मैक्सिमम 2.4 मीटर ही हो सकता है। इससे ज़्यादा हम लोग लीन टू रूफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट छत आती है दुपाकी छत। तो दुपाकी छत, इसे कपल रूफ भी बोलते हैं। ये लीन टू रूफ का एक मान सकते हैं कि अग्रसर वर्जन है। जैसे लीन टू रूफ में एक ही तरफ ढाल होता है, बस कपल रूफ में दो तरफ ढाल हो जाता है। और इसका देखेंगे आप पार्ट भी 3.6 मीटर तक के स्पैन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन राफ्टर बिल्कुल लीन टू रूफ जैसे ही होते हैं। रूफ कवरिंग हो गया, बैटन्स हो गया, वॉल प्लेट हो गया, ये दुपाकी छत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कपल क्लोज रूफ, तानदार दुपाकी छत। क्योंकि अब तानदार इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि इसमें दोनों राफ्टर को बांधने के लिए बीच में एक टाई बीम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसमें स्पैन जो होता है वो अधिकतम 4.2 मीटर तक प्रयोग कर सकते हैं। ये दुपाकी छत की तरह होता है, लेकिन इसमें टाई बीम जुड़ी होती है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, कॉमन राफ्टर भी है, बैटन्स भी है, रूफ कवरिंग भी है, रिज भी है। देखिए रिज यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर दो तरफ का ढाल होता है और बीच का उठा हुआ हिस्सा रिज हो जाएगा। ईव्स बोर्ड का प्रयोग किया गया है। अब तानदार दुपाकी छत के बाद आता है हम लोगों का कॉलर बीम रूफ। अब कॉलर बीम रूफ इसलिए उस लोग बोलते हैं कि जो इसमें टाई बीम जो होता है, टाई बीम को इस राइज के 1/3 हिस्से से 1.5 हिस्से तक के बीच में फिक्स करते हैं, तो इसलिए इस टाई बीम को कॉलर बोल देते हैं। और इसमें आप देख पाएंगे कि जो पार्ट होता है वो 5 मीटर तक पहुंच जाता है। तो पार्ट बढ़ने से राफ्टर झुकने का डर बना रहता है, इस वजह से हम इसको टाई बीम को ऊपर ले जाते हैं। तो ये टाई बीम ही कॉलर बीम कहलाती है। इस कॉलर बीम को इस्तेमाल करने की वजह से इस छत को कॉलर बीम छत कहते हैं। तो कॉलर बीम छत, ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सिंगल छत या एकल छत के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग डबल छत पढ़ेंगे। तो डबल छत में क्या होता है कि राफ्टर और पर्लिन दोनों ही यूज किए जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल छत पढ़ा था, उसमें सिर्फ राफ्टर अकेला इस्तेमाल हो रहा था। अब यहाँ पर पर्लिन भी इस्तेमाल होगा। तो चित्र में आप देखिए पर्लिन ये है, ये हिस्सा जो है पर्लिन होता है। तो पर्लिन आप महत्वपूर्ण भाग में भी पढ़ चुके हैं कि पर्लिन इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार की छत में देखिए लिखा है, इस प्रकार की छत में राफ्टर और पर्लिन दोनों ही होते हैं। पर्लिन अंतिम दीवारों के ऊपर स्थित होते हैं और राफ्टर को बीच में सहारा देते हैं, जिसके कारण राफ्टर की लंबाई कम हो जाती है और जो लंबे राफ्टर का खर्च कम करता है। क्योंकि लंबे राफ्टर अगर एक साथ यूज करेंगे तो उसका खर्च भी ज़्यादा आएगा, तो ये अपना स्ट्रक्चर जो है कम खर्चीला भी बनेगा। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये राफ्टर जो है अपना 3 जगह पॉइंट होगा इसका। नंबर 1 रिज पे ये स्थित होगा, नंबर 2 जहाँ पर हम लोग पर्लिन इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा इसको, और नंबर 3 दीवार पर जहाँ पर इसको वॉल प्लेट लगी होती है। अब ये जो डबल छत होती है, डबल रूफ छत होती है, ये दोनों तरफ इसमें अगर और लंबा स्पैन बढ़ाएंगे तो दो पर्लिन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक ही पर्लिन इस्तेमाल हुआ है, अगर स्पैन और जो बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग 2 पर्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डबल छत जो होता है हम लोगों का, जब स्पैन या पार्ट की लंबाई जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर डबल छत का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पर्लिन 2 या 2 से ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, तो राफ्टर को सपोर्ट भी ज़्यादा मिल जाएगा, इससे अपनी छत झुकेगी नहीं और ज़्यादा लोड भी सहन कर सकती है। डबल छत पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिअवयव छत, जिन्हें ट्रस रूफ भी बोलते हैं। ये वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर हम लोगों का पार्ट 5 मीटर से अधिक हो जाता है, और इसमें 3 चीज़ों का यूज करते हैं, इसलिए इसे त्रिअवयव छत भी बोलते हैं। तो 3 में कौन कौन सी हैं?
जो छत का आवरण है, जो जैसे टाइल और खपड़ाइल होता है, उसको ढकने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए राफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राफ्टर का प्रयोग किया हुआ है हमने, प्रिंसिपल राफ्टर, इसके ऊपर रूफिंग है इसका सपोर्ट करने के लिए। दूसरा अवयव आता है हम लोगों का पर्लिन। पर्लिन इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कि हमको राफ्टर को सपोर्ट करता है मध्य में। तो यहाँ पर भी पर्लिन है, जो ये पर्लिन दे रखा है, ये राफ्टर को सपोर्ट करेगा मध्य में। इसके बाद तीसरा अवयव है, तीसरा सदस्य है ट्रस। ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये ट्रस ही कहलाता है, जो पर्लिन को पर्लिन के सिरे को टेक देने के लिए दिया जाता है। और ट्रस का एक और कार्य होता है जो रिज बीम होती है। इससे पहले हम लोगों ने रिज बीम भी पढ़ी है, तो रिज बीम को भी सहारा देने के लिए ट्रस प्रयोग किया जाता है। तो ट्रस एक हिसाब से ज़्यादा पार्ट के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे 5 मीटर है, 5 मीटर से अधिक के लिए भी हम लोग ट्रस का ही प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोगों को किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग किंग पोस्ट ट्रस पढ़ते हैं। तो किंग पोस्ट ट्रस जिसे मध्य थूनी ट्रस भी बोलते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग 5 से 8 मीटर स्पैन या पार्ट के छत के लिए प्रयोग करते हैं। और किंग पोस्ट ये फ्रेम जो होता है 3 मीटर केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ये हम जान लेते हैं चित्र के अनुसार, इसमें टाई बीम बीच में नीचे दिया हुआ है और ये राफ्टर दिया हुआ है और हमारा पर्लिन ये दिया हुआ है। तो इसमें अलग से एक चीज़ जो किंग पोस्ट ट्रस में दी हुई होती है, ये ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है, इसे ही किंग पोस्ट बोलते हैं। और ये किंग पोस्ट से जुड़ा हुआ ये स्ट्रट लगा हुआ होता है जो हमारे राफ्टर को झुकने से रोकता है। तो ये किंग पोस्ट ट्रस का प्रयोग हम लोग 5 से 8 मीटर पार्ट के लिए करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्वीन पोस्ट ट्रस, जिसे हम पार्श्वथूनी ट्रस भी बोलते हैं। इसमें और किंग पोस्ट ट्रस में अंतर है कि उसमें एक ऊर्ध्वाधर सदस्य होता है और क्वीन पोस्ट ट्रस में 2 ऊर्ध्वाधर सदस्य पाए जाते हैं, इन्हें क्वीन पोस्ट बोलते हैं। और इन दोनों ऊर्ध्वाधर सदस्यों को बीच में दूरी समान रखने के लिए स्ट्रिंगिंग बीम और नीचे स्ट्रिंगिंग सिल का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि किंग पोस्ट ट्रस में भी स्ट्रट होता है, यहाँ पर भी दोनों को स्ट्रट लगाया जाता है जो कि प्रिंसिपल राफ्टर को झुकने से रोके। बाकी अपना वही रिज बीम भी है इसमें, और ये पूरा नीचे से लेके यहाँ तक का टाई बीम है। इसका प्रयोग हम लोग 8 से 12 मीटर तक के स्पैन के लिए करते हैं। अब आप देख रहे होंगे जैसे किंग पोस्ट में हम लोगों ने 5 से 8 मीटर स्पैन के लिए प्रयोग किया था, और पार्श्वथूनी ट्रस क्वीन पोस्ट ट्रस को हम 8 से 12 मीटर के स्पैन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे अपना स्पैन बढ़ता जा रहा है वैसे हम किंग से क्वीन पोस्ट में चले जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि 12 मीटर से आगे के पार्ट के लिए हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, तो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन ट्रस भी बोलेंगे। क्वीन पोस्ट ट्रस में एक चीज़ और होती है कि इसको जब हम लोग छत पे लगाते हैं तो 3 मीटर सेंटर से सेंटर की दूरी रखते हैं और लंबाई के अनुरूप लगाते हैं, चौड़ाई के हिस्से में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने एक ये छत अगर हम बनाएंगे ऐसे, तो ये लंबाई वाला जो हिस्सा होगा इस वाले हिस्से में ही ऐसा अपना ट्रस आएगा, ऐसा लंबा लंबा ट्रस रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट ट्रस एंड क्वीन पोस्ट ट्रस का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अपना पार्ट 18 मीटर से ज़्यादा होता है। अभी आपने देखा पीछे कि किंग पोस्ट में 5 से 8 के मीटर के लिए पार्ट के लिए उपयोग करते हैं और क्वीन पोस्ट को 8 से 12 मीटर के लिए उपयोग करते हैं। अब 12 मीटर से ज़्यादा के लिए 18 मीटर तक के पार्ट के लिए हम लोग किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट का संयोजन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो ऊर्ध्वाधर संरचना है ये किंग पोस्ट है जो पीछे आपने पढ़ा था,
और ये साइड में छोटा सा ये ऊर्ध्वाधर संरचना बनी हुई है, इसे क्वीन पोस्ट कहते हैं। और जैसे पार्ट की लंबाई बढ़ेगी तो हम लोग ऊर्ध्वाधर संरचना और प्रोवाइड करेंगे, तो इन्हें प्रिंस पोस्ट कहते हैं। तो क्या लिखा है, क्वीन पोस्ट ट्रस को एक और सदस्य द्वारा मजबूत किया जाता है, जिसे दोनों तरफ राजकुमारी पोस्ट या प्रिंसेस पोस्ट के रूप में जाना जाता है। और इससे भी हम दीवार की लंबाई वाले हिस्से के अनुरूप रखते चले जाते हैं 3 मीटर की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बीच में। तो हम लोगों ने ट्रस के टाइप भी पढ़ लिए हैं, किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट ट्रस एंड क्वीन पोस्ट ट्रस। तो अभी तक हम लोगों ने छत की परिभाषा पढ़ ली, छत के महत्वपूर्ण भाग पढ़ लिए, छत का वर्गीकरण भी पढ़ लिया, जिसमें पार्श्व ढालू छत, त्रिअंकी छत, हिप छत, गैम्ब्रल छत, मैnsard छत, डेक छत। अब इसके बाद हमने एकल और डबल छत पढ़े। तो एकल छत में पार्श्व ढालू छत या शेड छत जैसे बोलते हैं, दुपाकी छत भी पढ़ लिया, तानदार दुपाकी छत, कॉलर बीम छत को पढ़ लिया। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रस रूप भी पढ़े, जैसे त्रिअवयव छत भी बोलते हैं, इसमें मध्य थूनी ट्रस जैसे किंग पोस्ट ट्रस कहते हैं, पार्श्व थूनी ट्रस क्वीन पोस्ट ट्रस कहते हैं, किंग पोस्ट ट्रस और क्वीन पोस्ट ट्रस का संयोजन कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब ये प्रयुक्त संदर्भ हमने राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान निमी और गूगल सर्च से लाके आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।